7 की बात करते हैं तो 1947 के अंदर, मैं यहाँ दर्शक मित्रों आपको भी रिमाइंड करा दूं, अगर आप इतिहास को देखें तो वहां कांग्रेस सरकार नहीं थी। इट वॉज ए नेशनल गवर्नमेंट, ये राष्ट्रीय सरकार थी जिसका प्रतिनिधित्व पंडित नेहरू कर रहे थे। उसके अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, उसमें एक आदिवासी प्लेयर जयपाल जी भी थे जो कि संविधान सभा के सदस्य भी रहे, राजकुमारी अमृत कौर भी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, इसके अलावा मोरारजी देसाई भी थे उसके अंदर विशेष रूप से, और षणमुखम चेट्टी भी थे उसके अंदर। तो ये पूरा का पूरा एक ऐसा एक व्यवस्था बनाई गई थी जहां पर भारत के हर व्यक्ति को वहां पर उसमें सहभागी होने का मौका मिलता है। और उसको मैं समझता हूं 1952 में जो पहले चुनाव होते हैं तब तक हम उस सरकार को किसी भी हालत में कांग्रेस की सरकार नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते, उसको कहना ही बेईमानी होगा। और उसको ये कहना कि वो कांग्रेस का राज था, बिल्कुल एक तरह से मुझे लगता है कि व्यवस्था और हमारे जो राष्ट्रीयता है उसके साथ बेईमानी है। और इसीलिए जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, वो भी एक किस्म से एक ऐसी व्यवस्था के राष्ट्रपति आते हैं जो किसी दल की ओर से नहीं आते हैं। और उसके बाद जो डॉक्टर राधाकृष्ण आते हैं वो भी इंडिपेंडेंट आते हैं। मैं आपको बताऊं, भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राधाकृष्ण भी इंडिपेंडेंट थे, वो किसी दल से नहीं थे। तो ये कहना कि शुरुआत से 1947 से अभी अपना कांग्रेस का राज था और उन्होंने भारत को आगे नहीं बढ़ने दिया, नहीं। पहले जो 5 साल 1952 के चुनाव तक भारत के अंदर राष्ट्रीय सरकार थी, ना कि कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए उसे कहना बेकार होगा। लेकिन शायद इन बातों को लोग भूल चुके हैं, पहचानते नहीं हैं। एक बात अनिल जी मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि ये जो उद्घाटन के मौके पर जो कंट्रोवर्सी सारी आई है, जहां पर मैं हूं और भारत के प्रथम नागरिक को भी दरकिनार कर दिया गया है, दुखद है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं मोदी जी, मैंने जैसे कहा कि वो नए राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो उन्हें अपने सामने शायद राष्ट्रपति का पद भी छोटा लगता है। हाँ, वोट लेने के लिए मैंने एक आदिवासी महिला को बना दिया और उसके बाद अब ये आदिवासी महिला कहीं नजर नहीं आती। लेकिन एक प्रश्न महामहिम से भी मेरा है सम्मान पूर्वक कि कम से कम आपके जो कुर्सी है उसकी गरिमा बनाए रखना भी आपका कार्य है। ये जो संसद है ये आपकी है, ये प्रधानमंत्री की संसद नहीं है, और उस संसद का उद्घाटन आपके हाथों से होना चाहिए था। तो आपको आपत्ति क्यों नहीं है महामहिम राष्ट्रपति जी? डॉक्टर अनिल जी। देखिए दिनेश जी, देखिए इसमें अब महामहिम के बारे में हम क्या कहें, इसलिए मैंने बहुत सम्मान पूर्वक वर्ड्स कहे हैं। बिल्कुल, हम भी, क्योंकि उस पद का सम्मान है। वो बहुत ग्रेट लेडी हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, ऊपर से महिला हैं, उस सब बातों का सम्मान तो है ही है। लेकिन राष्ट्रपति के पद पे हैं तो उस पद का बहुत ज्यादा सम्मान है। अब ये माना जाता है, जो मेरी काफी जो संविधान को बहुत गहराई से जानते हैं हमारे मित्र हैं, एक प्रोफेसर भी हैं, वो कहते हैं कि ये जो है संसद जो होती है वो राष्ट्रपति के अंडर होती है, चाहे राज्यसभा हो प्लस लोकसभा। और राज्यसभा का तो वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति होता है वो होता ही है स्पीकर, चेयरमैन। और लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसकी पावर्स ज्यादा होती हैं। और मोदी जी संविधान का आर्टिकल 79 कहता है कि संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जी। और मोदी जी तो राज्यसभा के सदस्य भी नहीं, वो तो लोकसभा में एक राजनीतिक दल के नेता हैं। लोकसभा में बहुत सारे राजनीतिक, बाय द वे उनका राजनीतिक दल की मेजॉरिटी है। तो वो पूरे जो संसद भवन है उसका उद्घाटन करने का मतलब, उसके वो कैसे अध्यक्ष हो सकते हैं और कैसे वो उसका उद्घाटन करते हैं, ये मेरी समझ से कम, और मेरी ही नहीं, मैं कई लोगों से बात करता हूँ, ये बात किसी के समझ में आ नहीं रही, सिवाय इसके कि कोई भी इस तरह का इवेंट हो तो मोदी जी फ्रेम में अकेले रहना चाहते हैं। अगर राष्ट्रपति आ जाते, मान लीजिए राष्ट्रपति उस इवेंट में आते, तो राष्ट्रपति जी को, क्योंकि उनका पद ऊंचा है, ज्यादा फोकस राष्ट्रपति जी के ऊपर हो जाता, फिर मोदी जी तो साइड में खड़े नजर आते। तो शायद मोदी जी का जो व्यक्तित्व है और जो उनका मन है वो इस चीज के लिए तैयार नहीं था।
और उन्होंने ये किया, और ये हमेशा जो कहते हैं कि आने वाले इतिहास में ये बात दर्ज हो गई। और ये एक मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने एक बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि उद्घाटन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आप वंदे मातरम ट्रेन का भी आप ही उद्घाटन करते हैं। एक शुरू की पहली ट्रेन हो गई, उसके बाद दूसरी आई, उसका भी आपने किया, तीसरी का भी, चौथी का भी, पांचवी का भी। तो उद्घाटन करने से देखिए, इतिहास में जो बड़े बड़े नाम हैं, मान लीजिए सम्राट अशोक को आज हम 3000 साल 2500 साल बाद भी याद करते हैं, तो इसलिए थोड़ी याद करते हैं कि उन्होंने उस भवन का उद्घाटन किया था या उस भवन का उद्घाटन किया था। हम उनके कर्मों की वजह से उनका करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज में सिकंदर जैसा जो लड़ाकू आया, उसको भगा दिया, भारत में घुसने नहीं दिया। तो जनता के लिए क्या किया उन्होंने, आम आदमी के लिए क्या किया, इसलिए याद करते हैं। महात्मा गांधी को हम याद करते हैं तो इसलिए थोड़ी करते हैं कि महात्मा गांधी जी फलाने बिल्डिंग का उद्घाटन किया था या फलानी ट्रेन का उद्घाटन किया था। भगत सिंह को हम याद करते हैं। देश के लिए आप जब कुर्बानी करते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, कितने भवनों का उद्घाटन किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। एक भी भवन का मेरे को तो नहीं याद आता, मैं काफी कुछ पढ़ता रहता हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो ये जो है, इन चीजों से जो स्टेट्समैन जो होते हैं, जो जो इतिहास में जो आगे चल के महानायक का जिनको दर्जा मिलता है, वो इन चीजों में पढ़ते नहीं। उद्घाटन करने के लिए किसी और को भेज देते हैं कि जी आइए आप जाकर के उद्घाटन कराइए, क्योंकि वो तो दे थिंक बिग, वो बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर अपना माइंड अप्लाई करते हैं, अपना समय उन पे खर्च करते हैं। ये उद्घाटन वगैरह जैसी चीजों पे वो अपना समय ही नहीं खर्च करते, ना अपना माइंड अप्लाई करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देश में इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है, अमीर और गरीब के बीच में अंतर बढ़ता जा रहा है। उन चीजों पे अपना माइंड अप्लाई कीजिए, उस पर अपना समय खर्च कीजिए, बजाय इसके ये एक इवेंट, फिर दूसरा इवेंट, फिर तीसरा इवेंट, फिर ऑस्ट्रेलिया में इवेंट, फिर वहां से रिटर्न गिफ्ट मिल जाता है कि 5 स्टेट के जो विद्यार्थियों को वहां, जैसे मोदी जी का पता नहीं लैंड भी किया था प्लेन के नहीं, वहां के कहा गया जी यूनिवर्सिटीज ने मना कर दिया कि उन 5 में से 4 जो है वो भाजपा शासित प्रदेश हैं, जिनके स्टूडेंट्स को उन्होंने रोक लगा दी, बैन लगा दिए कि इनके स्टूडेंट्स को नहीं लेंगे। और साउथ की स्टेट्स है, मान लीजिए तमिलनाडु है, जो नॉर्थ बीजेपी स्टेट्स है, इवन बिहार को बहुत बदनाम कर रखा है। बिहार पे भी उन्होंने बैन नहीं लगाया कि यहाँ के स्टूडेंट्स आते हैं फ्रॉड पेपर्स लेकर के। तो ये रिटर्न गिफ्ट लेके आया। तो मोदी जी को अच्छे काम करने चाहिए, देश की समस्याओं को सुलटाने में समय लगाना चाहिए, बुद्धि लगानी चाहिए और कलेक्टिव विजडम से काम लेना चाहिए। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो तजुर्बेकार हैं, उनकी सलाह लेनी चाहिए। और यही काम, देखिए 1 मिनट और बोलना चाहूंगा मैं दिनेश जी। जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी के हाथ में सत्ता एक तरह से आई, लेकिन उन्होंने कहा कलेक्टिव विजडम, उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी को भी नहीं इन्वॉल्व किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोई कांग्रेस पार्टी के सदस्य थोड़ी थे, लेकिन उन्होंने कहा भी ये व्यक्ति काफी जिसको कहते हैं कि पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, बुद्धिजीवी है, और फिर ये कमजोर वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। ये ऐसे संविधान बनाएंगे बाबा साहब जिसमें इस देश के कमजोर वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। तो इतना बड़ा, मतलब आप देखें ना, सारा फोकस और सारी चीज थी, लेकिन उन्होंने दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको भी उन्होंने स्थान दिया, जबकि उनके और उनके विचारों में जमीन और आसमान का फर्क था। तो ये होती है कलेक्टिविटी, ये होता है लोकतंत्र, ये कलेक्टिव विजडम का यूज। नेहरू जी सिर्फ अपने माइंड लगा, ये संस्कार है, ये संस्कार है। नहीं, ये आपके डीएनए में अगर लोकतंत्र है, डीएनए में अगर आपके लोकतंत्र है, तो आप इसी तरह से आपका व्यवहार वो में पता लगेगा। वो एक शायर ने भी कहा है ना कि उसकी बातों में फरेब है, उसकी बातों पे ना जा, उसके कदमों को देख किधर जाते हैं। तो कदमों को, कर्मों में को वो देखा जाता है जी। ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी परिवार हो, मुखिया को, घर का जो मुखिया होता है, जो